सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। एक बार फिर जुमे का दिन नून लीग ही नहीं पूरी पीडीएम पर भारी पड़ गया। जिस मकसद के लिए अपनी सियासत बर्बाद की, खबर यह है कि 16 महीने की वो मेहनत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तबाह बर्बाद करके रख दी है। नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया। यूं पीडीएम क़यादत ने कानून साजी करके जो रिलीफ खुद को दिया था वो एक बार फिर तकलीफ बदल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 वज़राए आज़म के करप्शन मुकदमे फिर बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया। नैब को 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमे की इंक्वायरी और तहकीकात का इख्तियार वापस मिल गया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम की वजह से बंद मुकदमात को दोबारा एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म दिया। नैब तरामीम के खिलाफ ये दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, जिसका मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फैसला सुनाया। इस फैसले को लेकर सियासत में नई हलचल मच गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम केस के हवाले से यही फैसला मुतवक्के था। हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, नैब आमिर का बनाया गया इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह ने रद्दमल देते हुए कहा, नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ा है। इन्होंने कहा, पीटीआई को मुबारक हो कि ये कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। अब चेयरमैन पीटीआई 90 रोज़ का रिमांड भुगते। इन्हें लग पता जाएगा। फैसला तो आ गया, अब इसके सियासत और सियासी रहनुमाओं पर असरात क्या होंगे। नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को तारीख दी थी, क्या वो इसी तारीख को वापस आएंगे या फिर नई तारीख देंगे? कहने वाले तो कह रहे हैं अब शहबाज शरीफ की वापसी भी मुश्किल होगी। दूसरा देखना यह भी होगा कि निगरान हुकूमत इसके खिलाफ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं। मज़ीद इस फैसले के क्या असरात होंगे, इसी से हम आगाज़ करेंगे। सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुज़म्मिल, ये फ़ैसला अगरचे मुतवक्के था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सारे केसेस दोबारा खुल रहे हैं, नैब बिल्कुल दोबारा एक्टिव हो गया है, तो लगता है कि अब तो सारे ही इस घेरे में आएंगे। देखिए, मैं तो रिपीटेडली कहता रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद आप देखेंगे कि नए केसेस का भी आगाज़ होगा और जो बाकी पार्टीज़ के पॉलिटिशियंस हैं, बेशक वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। और ये फ़ैसला जो है आपके सामने है, उसकी वजह ये है कि जो पहले एक तासुर था कि एक पार्टी के अगेंस्ट केसेस बन रहे हैं, उसको ज़ायल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बड़ा प्रेडिक्टेबल, जिस तरह से आपने कहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो डाइसेंटिंग नोट देंगे, ये पहले से बहुत से लोगों को इल्म था जो उन्होंने दिया, और बाकी 2 जजेस की तरफ से जो फ़ैसला आया वो भी क्लियर है। अब इसमें बड़ा चैलेंज ये था कि इसको कैसे इस्टेब्लिश करें कि ये बेसिकली जो है वो राइट्स का केस है, जो बुनियादी हकूक़ शहरियों के हैं वो कर्टेल हो रहे हैं, इसीलिए इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। इसके अलावा तो कोर्ट की इंटरवेंशन की कोई लॉजिक होती नहीं है। अब ये सब्सटेंशिएट कैसे हुआ, साबित कैसे हुआ कि ये दरअसल जो है वो बुनियादी हुकूक का केस है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पुराने फ़ैसले देखें तो उसमें हमेशा से नैब को कंडेम किया गया है। बहुत मरतबा ये कहा गया कि आप लोग पॉलिटिकल विच हंटिंग करते हैं, आप गैर ज़रूरी तौर पर रेफरेंस फाइल करते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, और उसके बाद में जब कोई लेजिस्लेशन होती है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, इस तरह से किया गया है, आज हमने देखा है। तो इसमें एक जो तासुर जो मिल रहा है वो ये है कि पीडीएम के लिए बुरी खबर है, मुझे नहीं लगता। उससे ज़्यादा बुरी खबर तहरीक इंसाफ के लिए इसीलिए है कि आपको मालूम है कि नैब हमेशा हरकत में उसके ख़िलाफ़ आता है जो हुकूमत में नहीं होता, और पीडीएम के बहुत से लोगों की रिप्रेजेंटेशन इस सेटअप के अंदर भी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया है वो आपके सामने है। 9 मई के बाद से कैटेगोरिकली एक क्रैकडाउन भी हुआ है, लीडरशिप जेल के अंदर है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब इनकी बारी भी आ गई है, बेसिकली ये तमाम पार्टीज़ के लिए इक्वली बुरी खबर है, ज़्यादा पीटीआई के लिए, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी अगर हम बात करें तो 90 रोज़ का जो रिमांड है, दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकती वो मुझे मालूम है, लेकिन 90 रोज़ का जो रिमांड है, इसमें अभी डिबेट है कि वो दोबारा 90 रोज़ पर वापस लेकर गए हैं, नहीं उस तरमीम को किया है चेंज, यानी वो शायद 30 दिन का ही रहेगा, क्योंकि वो 2022 और 23 की 2 डिफरेंट जो हैं वो लेजिस्लेशंस है ना, जिसमें से कोई एक पिक करनी थी इसमें। तो ये है कि अगर तो वो मैंडेट एक्सपैंड होता है उस तरह से, तो उसका जो फॉल आउट है पीटीआई पर भी आएगा। और ये जो पुराने केसेस खुले हैं, इसमें से अब बहुत से लोग कह रहे हैं 1800 रेफरेंस है टोटल, जिसमें जो है वो दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू होगी। लेकिन अब देखना यह है कि उसमें से कितने ऐसे हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हैं, कितने ऐसे हैं जो कंप्लेंट की स्टेज पे हैं, कितने ऐसे हैं जो रेफरेंस की स्टेज पे हैं जिसमें गिरफ्तारियां या फैसले आने वाले हैं।
अब वो बहुत ही कम होंगे। उसकी वजह यह है कि ये केसेस 15 साल से चल रहे हैं। हम बेशक तोशा खाना केस की बात करें जो जरदारी साहब के अगेंस्ट है, नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट था, इसके अलावा दीगर केसेस की बात करें तो वो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। अच्छा, अब राना खालिद साहब ने ज्वाइन किया, हमें माहिर कानून है। राजा साहब, आप क्या कहेंगे? अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो जिस तरह फैसला सुना दिया, अब आगे नज़र सानी की दरख्वास्त अगर आती है तो फिर अब ज़ाहिर है कि जस्टिस काजी फाइज साहब फिर इस चीज़ को देखेंगे, वो बेंच उसके मुताबिक बनाएंगे अभी। लेकिन बात यह है कि कौन जाएगा, या तो नैब जाए या निगरान सेटअप जाए। आपको लगता है कि इसकी कोई गुंजाइश है? देखें, रिव्यू की गुंजाइश तो अपनी जगह मौजूद है, और साथ में समझता हूँ कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी मौजूदगी में बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करना वो 3 जजों का काम था, 3 सीनियर जजेस का, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस। तो अब वो एक जज साहब इस पे ऑब्जर्वेशन भी दे चुके हैं कोर्ट में कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंजूरी के बाद बेंच की तश्कील वो चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव नहीं रह गया था। तो अब जितने केसेस भी उसके बाद मार्क किए गए या बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए और उन बेंचेस ने जो केसेस सुने हैं तो वो भी देखना होंगे, उनके फैसलों को देखना होगा। तो मुझे लगता ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंजूरी के बाद कॉन्स्टिट्यूट होने वाले बेंचेस के नतीजे में जो फैसले हुए हैं वो सारे ही शायद गैर कानूनी करार दे दिए जाएं। अच्छा, एक बात। दूसरा, रिव्यू की जो आप बात कर रहे हैं, रिव्यू तो राइट है, उसमें नैब भी जा सकती है। और अब इसमें जो बहुत ही मज़े का खेज बात है और जो बहुत अफसोसनाक बात है वो ये कि 22 करोड़ अवाम का मैंडेट होता है कौमी असम्बली या सेनेट के लोगों को, यानी जो पार्लियामेंट है हमारी वो 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है। जी। तो उसके फैसलों को, उसकी कानून साजी को 2 जजेस बैठ के बिल्डोज कर दें, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसीलिए कहा जाता है जो विजडम है, इस पे भी एक जज साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने वो कहा था कि 22 करोड़ अवाम के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो 17 जजेस का नाम कहा, 17 जजेस उनके फैसलों को रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन राजा साहब इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, ये बिल्कुल ये सब दलाइल जिस तरह आप जो फरमा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, लेकिन इसका काउंटर ये था कि अब पार्लियामेंट में बैठे लोग अगर अपनी करप्शन खत्म करने के लिए सिर्फ अपनी जात के लिए ऐसा कानून बना लें जिससे उनके केसेस खत्म हो रहे हों, फिर तो सवालात उठेंगे। क्योंकि इसमें जितने नाम हैं आप देख लीजिए, 7 साबिक वज़ीर आज़म है, कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसमें जो इसमें मुलव्वस ना हो या जिनके केसेस दोबारा ना खुल रहे हों, तो वो अपने केसेस का तो कम से कम सामना करें। इसमें यह हुआ कि आइनी इदारा नैब का मौजूद था जिसको आइन के जरिए तो खत्म नहीं कर सकते थे, 2 तहरीक अक्सरियत नहीं थी, कवानीन ऐसे बना दिए गए कि वो बेकार हो गया वो इदारा। ये इसका काउंटर आर्गूमेंट दिया जाता है, इस पर आप क्या कहते हैं? और क्या आपने कहा नैब और निगरान सेटअप, अगर वो नहीं जाते, नैब तो चले हो सकता है अब निगरान सेटअप आ गया है, और जिस तरह हम देखते हैं बाज़ औक़ात हमने तारीख यही है, जिस तरह मुज़म्मिल भी कह रहे थे कि आर्म ट्विस्टिंग होती है, नैब इस्तेमाल हुआ, जब जो हुकूमत होती है वो नैब को इस्तेमाल करती है, अगरचे आइन में उसको प्रोटेक्शन होती है। तो क्या ये लोग जो अब मुतासर होंगे, जिनमें जरदारी साहब हैं, शरीफ ख़ानदान है, शाहिद खान अब्बासी हैं, राजा प्रेसिडेंट, सारे पार्लियामेंटेरियंस, क्या ये भी जा सकते हैं खुद से रिव्यू में? जी उसामा साहब, एक बात तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोग बैठ के अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें या अपने इंटरेस्ट के लिए कानून साजी करें, लेकिन दूसरी तरफ जो काउंटर इसके अगेंस्ट जो आर्गूमेंट आता है वो ये कि क्या एक अदारे को, ये 3 अदारे हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के, वो एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है और पार्लियामेंट है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक हो गया, इन्हें अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना होता है। और फिर ये बात अपनी जगह मौजूद है कि इस नैब ने आज तक किया क्या, आप देख लेना, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों से क्या रिकवरी होती रही। आप जब इसे एक इंतकामी अदारा बना लेंगे, इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जस्टिस जावेद इकबाल जैसे बदनाम ज़माना, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन मैं बिल्कुल सीधी और खरी बात कर रहा हूँ कि उन जैसे बदनाम ज़माना लोगों को उसका चेयरमैन बना देंगे तो फिर क्या नहीं होगा। यानी जिसे देखें आपके सामने है, आप बहुत अच्छी तरह से बाखबर है, मुझसे ज़्यादा आप इस हवाले से
बाइलम भी हैं और बाखबर भी हैं कि उन्होंने कहा जी कि अब हवाओं का रुख दोनों तरफ चलेगा, और साथ ये कहा कि जब मैं हाथ डालता हूं तो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। फिर उन्हें खातून की वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया, और एक नहीं कई ख्वातीन की फिर उन्होंने कहा कि वीडियोस आ सकती हैं। वो इतने डिफेंसिव हुए कि उन्होंने अब बताएं ना फवाद हसन फवाद के खिलाफ क्या ला सके, इतने तवील अरसे तक उन्हें अंदर रख के सवाई इसके तो उस बंदे को फोर्स किया जाता रहा। बिल्कुल ये तारीख के हवाले दुरुस्त हैं, लेकिन अब तो शायद सेटअप जो है वो चेंज हो चुका। जी मुजम्मिल राज साहब ये बताइए कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस कैसे है? जी ये इम्पोर्टेंट बात है कि बुनियादी इंसानी हकूक़, और फिर क्या उनका किस फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही थी इमरान खान साहब की या पीटीआई की। अब इसमें दिलचस्प बात यह है जी, हम इतनी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी मुनाफिकाना जिंदगी गुजार रहे हैं। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौर में 90% से ज़्यादा तरमीम हो गई थी, और एक ऑर्डिनेंस की शेप में वो ले आए थे इसे नैब को, उस तरमीम करके यानी एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। उन्हीं तरमीम को और साथ थोड़ा सा मजीद उसे अमेंड करते हुए उसे एक एक्ट बना दिया, जो उसके बाद उनकी सक्सेसर हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की या जो पार्लिमान थी उसने उसे अमेंड कर दिया। अच्छा, अब वो उस वक्त जब वो तरमीम कर रहे थे खान साहब तो वो उन्हें सूट कर रही थी। जब इन्होंने तरमीम की तो उसका फायदा चूंकि इन लोगों को पहुंचा जो PMLN के लोग थे, जो पीपल्स पार्टी या इस तरह के बाकी लोग थे, उन्हें फिर अफसोस हुआ। और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि मुझे अगर वो ये बात कहते तो मुझे बहुत खुशी होती। उन्होंने जो बात कही कि जी मुझे बहुत बड़ा शर्मिंदगी होगी अगर मैं कुछ केसेस के फैसले ना करके जा सका। जी। अब वो मुझे केसेस जो सामने आए वो क्या ऑडियो लीक्स का केस था जिसमें उनकी जात इन्वॉल्व थी, उनकी सास मोहतरमा इन्वॉल्व थी, यानी जो सारा वो मामला उनके इर्द गिर्द घूमता था। तो वो फैसला करके गए, उसे बिल्कुल टर्न डाउन किया। फिर ये नैब वाला केस हो गया। इस तरह बाकी केसेस को आप देख लें, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है अगर वो ये कहते कि 50,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इस पेंडेंसी को हम नहीं खत्म कर सके, इसे कम नहीं कर सके। 2017 की अपीलें पेंडिंग है। मेरी सर अब तो जी ठीक है, इसमें तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी हमने देखा, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रांग आई है चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। अच्छा ये बताइएगा कि अब एक नया सेटअप है, चेयरमैन नैब जो हैं वो नए तैनात हुए हैं, वो साबिक ऑफिसर हैं। इसी तरह से हमने देखा डिप्टी चेयरमैन इस्तीफ़ा दे चुके हैं और जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब एक नया सेटअप आएगा तो उसमें क्या आप क्या देख रहे हैं? उनके लिए भी मुश्किल है, अगर वो इसको चैलेंज करते हैं तो लगेगा कि वो एहतसाब नहीं करना चाहते, निगरान हुकूमत भी एहतसाब नहीं करना चाहती, उनको तो इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। और अगर मेरिट पर कोई शख्स मुजरिम है तो उसके खिलाफ दोबारा केस चलाएं, और अगर नहीं है तो नैब के पास इख्तियार है, वो कहे कि जनाब ये हमारी नज़र में नहीं बनता। नहीं देखें, ये जो जस्टिस थे ना अपने मंसूर अली शाह साहब, उनकी अच्छी राय थी इस हवाले से। उन्होंने कहा कि क्यों ना पार्लियामेंट की जो समझते हम के ये कमज़ोरियां रह गई इस कानून में, जो गलतियां हैं या कमज़ोरियां हैं, इसकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करके तो उन्हें वापस भिजवा दें। इसका चीफ जस्टिस साहब ने उधर ही जवाब दिया जी कि पार्लियामेंट चूँकि मौजूद नहीं है, और मौजूद नहीं है 6 माह के अंदर तो वजूद में आ जाएगी ना पार्लियामेंट। अब भिजवा दें, जब पार्लियामेंट तश्कील पाए तो उसे देख ले, उसे अमेंड करना है, उसे बेहतर करना है। यानी ठीक है, लॉज को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स का काम सिर्फ कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं है। ये तो यहाँ पे कानून साजी कर गए इन्होंने। तो इस हद तक किया कि वो जो पंजाब असेंबली वाला उसामा साहब, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जो आर्टिकल 63 था नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, उन्होंने कहा कि जो मुनर्रिफ अराकीन है उनके वोट्स काउंट नहीं हो सकते।
वो यानी अजीब वो उस उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी उसे अमली तौर पे रिडंडेंट बना दिया, उन सारे आर्टिकल्स को उन्होंने बिल्कुल गैर मौसर बना दिया। यानी उन्होंने उस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया था, इस हद तक वो चले गए। ये असल गलती है कि हर अदारा दूसरे के डोमेन में मुदाखलत करता है। आपने नहीं देखा कि साकिब निसार साहब ने एग्जीक्यूटिव के मामलात में किस हद तक मुदाखलत की। अच्छा, हॉस्पिटल पे छापे। अब उनका क्या काम उनका क्या काम बनता था कि आपके सुबह सिंध के एक एडिशनल सेशन जज साहब वो कोर्ट में बैठे हुए प्रोसीडिंग सुन रहे हैं, तो ये स्याह शीशों वाली या स्याह चश्मे पहन के ये दाखिल हुए कोर्ट के अंदर। इनके हाथों में मोबाइल भी था और साथ कैमरे वाले भी थे और उनसे प्रोसीडिंग की बात हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से देखा है, बहुत ज्यादा ये काम शुरू हो गया था। ये काम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी सर, लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से। राजा साहब, मुझे सवाल ये है कि क्या ये आज से हो रहा है? उसकी वजह ये है कि जस्टिस मुनीर साहब के दौर से अगर आप देखें, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब को ताकत का रास्ता किसने दिखाया? इसी इदारे ने दिखाया। आगे चले आप LFO पे मोहर किसने लगाई? इसी इदारे ने लगाई। आगे चले जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ पे मोहर किसने लगाई? इन्होंने लगाई। PCO पे हल्फ किसने लिए? इन्होंने लिए। इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की जो बात कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, वो कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। 6-7 वज़ीर आज़म जो हैं उनका पलड़ा भारी नहीं है एक जज के सामने। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों नहीं कर देते कि 2-3 जज फैसला करेंगे, सारी अवाम ने क्या करना है, पार्लियामान को ताले लगाओ और बंद करो इलेक्शन का ड्रामा। जमल साहब, आपने मेरे दिल की बात कह दी और मैं इससे पहले बहुत दफ़ा इस पर इज़हार कर चुका हूँ। मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान में 2-3 किरदार रहे, 2 तरह के किरदार रहे। एक तरफ जस्टिस मुनीर है। अब जस्टिस मुनीर के 2 फैसले थे, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के हवाले से 2 फैसले थे। इसी तरह आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं कि फिर नुसरत भुट्टो का केस आप देख लें, 77 का 72 में जो केस है आसमा जिलानी, उसमें कुछ बेहतरी आई। हमूदुर रहमान साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी था उसे बैड इन लॉ करार दिया। 77 में फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिंदा हुआ, इन्हीं जजीज ने किया। फिर आप देख लें उसके बाद के ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को जस्टिफाई करना, और फिर अरशाद हसन खान साहब ने तो इस हद तक कर दिया कि मुशर्रफ को 3 साल अपनी जेब से निकाल के दे दिए कि 3 साल के लिए आप काम भी कर सकते हैं और अपनी जरूरत के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। यही अदारा था, यही लोग थे। जो अख्तियार उसके पास खुद नहीं था तो वो उन साहब ने वो अख्तियार दे दिया मुशर्रफ साहब को, और वही बात आगे चल के तो साकिब निसार साहब करते रहे और उसी रवायत को जिंदा रखा उमर अता बंदियाल साहब ने, और इस फहरिस्त में शामिल हो गए जो जस्टिस मुनीर से शुरू होती है, जिसमें जस्टिस अनवारुल हक भी, जिसमें सारी मौलवी मुश्ताक, अनवारुल हक और अरशाद हसन खान, साकिब निसार और अब उमर अता बंदियाल। उमर अता बंदियाल साहब अच्छे जज थे जब हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में भी मुनासिब चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट में जज भी अच्छे मुनासिब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई अच्छा नाम नहीं कमाया एज चीफ जस्टिस। एक बुरा नाम अपने अदारे को बुरा नाम देके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। लेकिन मसला ये भी है कि दोनों तरफ से ही तनकीद होती है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब पर कि जी वो अप्रैल वाली रूलिंग ही ना ओवर रूल करते, अगर कासिम सूरी साहब की, तो ये सारा कुछ ना होता, उस वक्त इलेक्शन अनाउंस कर देते। हर तरफ से ज़ाहिर मामला होते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले अब ये जो बात हुई मुज़म्मिल आपने भी की, ये सही बात है, लेकिन जब मौका मिलता है, अब शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि आपको ख़त्म कर दें। जब 18वीं तरमीम की गई, जब 2/3 अक्सरियत मौजूद थी, यही PDM की जमातें थीं, तब इन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो उसके बाद फिर जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद कहते हैं जी ये क्या हो गया। और उससे पहले भी बड़े मौके थे मुशर्रफ दौर के बाद, लेकिन नहीं किया गया। और अब कहते हैं जी नैब ये है, नैब वो है, या सुप्रीम कोर्ट का आप तनकीद करते हैं, लेकिन पहले आपको जब खुद मौका था तब आपने नहीं किया वो काम। नहीं, बिल्कुल। उसमें देखें ना, अदालतें इसमें अगर इंटरवीन करने लगे हैं तो पब्लिक डोमेन की फिर डिबेट ख़त्म हो जाती है ना। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें नैब के हवाले से डिबेट है, किसी और इदारे के हवाले से है, कॉन्स्टिट्यूशन जब रीराइट कोर्ट से हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशंस वहाँ से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इस तरह के फैसले हम देखेंगे जिसमें ज़बरदस्ती
हम ये देख रहे हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की डिबेट खड़ी हो गई है, तो फिर आप उस सब को भूल जाते हैं। जो वोट लेकर नुमाइंदे आते हैं वो फिर कुछ नहीं कर सकते। नई बहस शुरू हो गई है और ये भी साथ खबरें आ रही हैं कि जनाब दोबारा से शरीफ खानदान हो, जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप, ये सब इनके फ्रीज हो रहे हैं दोबारा से असासे। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। हमारे इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा ये बात हुई मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, और मुज़म्मिल कहते थे अक्टूबर की तारीख भी कोई कंफर्म नहीं लग रही। अब वो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। इस पर हम आगे चलकर आपको एक अहम शख्सियत का एक क्लिप भी दिखाएंगे, एक प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था और वो क्या कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब से पहले मैं चाह रहा हूँ कि सबकी एक ओवरऑल बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनके अलावा 6 वज़ीर आज़म हैं, उनके केसेस भी बहाल हो गए हैं, और इनमें जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बेटे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। ये जो साबिक़ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी साहब, इनके ख़िलाफ़ तोशा खाना का केस है। फिर जो ख्वाजा बरादरान है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक, उनके भी पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी, वो केस दोबारा खुल जाएगा। इसी तरह से ओमनी ग्रुप है जिसके जाली अकाउंट्स का पता चला कि जी वो उसमें जरदारी साहब को पैसे आ जा रहे थे, वो केसेस भी दोबारा खुल जाएंगे। ये सारे केसेस अब दोबारा खुल रहे हैं। इसी हवाले से कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी उनकी नैब से बात हुई है, नैब के लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जी हम ने ये इस पर फ्रीज़ करने का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं और पीर को बाकायदा हम फ्रीज़ कर देंगे इन सब की प्रॉपर्टीज़, जिसमें शरीफ ख़ानदान है, जरदारी साहब, ये ओमनी ग्रुप वगैरह। तो मुज़म्मिल, ये तो नैब ऐसे लग रहा है वो तो तैयार बैठा था, जैसे उनको तो इंतज़ार था कि वो इतनी तेज़ी से वो काम करें, अगर कामरान खान साहब की खबर दुरुस्त है तो। नहीं, उसमें तो मुझे इतनी एब्रप्टली चेंज दिखाई नहीं दे रहा। कामरान साहब का तो नैरेटिव हो सकता है अपना। बहरहाल ये केसेस खुलते हैं नहीं, वो और डिबेट है, लेकिन एक बारगेनिंग चिप जो है ना, उसके तौर पे इन केसेस का जो इस्तेमाल है वो उससे ज़्यादा अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है जो इलेक्शन आगे आने वाला है, पीपल्स पार्टी की रीसेंट टोन आपने सुनी है जिसमें 90 रोज़ की बात दोबारा से शुरू हो गई है। बिलावल साहब के बयानात आपने सुने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो स्पेस है वो स्क्वीज़ कर रही है, वो इतनी नहीं रही जितनी पहले थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक पार्टी को फेवर मिले और बाकियों को ना मिले। तो ये केसेस का खुलना, अगर कोई ये सोच रहा है कि बेसिकली इसलिए हुआ है कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, तो वो कभी भी इस मुल्क में नहीं हुआ। पैनामा लीक्स के अंदर आप बताइए कि जो गैर सियासी शख्सियात का एक अंबार था, कितने पैसे रिकवर हुए हैं उनमें से? किसी एक को पकड़ा गया? सैकड़ों लोगों के नाम थे। नहीं, नाम थे ना, वही उसको कभी डिबेट का हिस्सा बनाया गया या उनको पकड़ा गया? करप्शन तो अक्रॉस द बोर्ड होती है। करप्शन किसी अगर ओहदा रखने वाले इंसान ने की है या फिर किसी ऐसे बंदे ने की है जिसके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, आवाम का पैसा, तो फिर भी हम पूछ सकते हैं ना कि आपने ये एम्बेजलमेंट क्यों की है, ये ब्लैक मनी कहाँ पड़ी हुई है, नहीं पूछते उनसे। तो ये हमेशा से इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें कट टू साइज़ करना हो पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ये जो बाज़ तजिया निगार और वो लोग जो समझते हैं कि जी हम बड़े ताकतवर हल्कों की बात करने में बड़े माहिर हैं और या उनसे हमारा राब्ता है, या जमहूरियत को लपेटने की बात करने में माहिर है, वो लोग ये जो कह रहे थे कि अब नई लीडरशिप होगी कि जी कब तक ये पुराने लोग होंगे, तो आपको लगता है कि फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि जी बाजू किसी का मरोड़ना कि भाई ये नहीं आएगा बंदा, वरना ये खुद रहा केस, ये देख लो, देखें वो नहीं होगा, फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा, हाँ ये आदमी आ सकता है। नहीं, ये सारी शख्सियात अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। या इसके अलावा जो है वो, अगर हम ये सोचें कि परवेज़ खटक साहब या महमूद खान साहब के खिलाफ केस चल जाएगा, अलीम खान साहब का कहा जा रहा है कि उनका भी शायद दोबारा चलें, वो मेरे लिए वैसे सरप्राइज़ होगा। लेकिन अगर परवेज़ खटक साहब की तरह की शख्सियात पे कोई कार्रवाई होती है तो हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, देख लेते हैं कैसे होती है। मुझे नहीं लगता हो सकती है। उसकी वजह यह है कि होती सिर्फ कार्रवाई उनके अगेंस्ट है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहते। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो बातें हो रही थी, जो हमने करनी है बात, उसमें एक ऑप्टिमिज़म जो नून लीग फैला रही थी कि अब उनके लिए रास्ता बन गया है, सारा सिस्टम उनको वेलकम कर देगा, या पहले हम पीपल्स पार्टी के लिए सुन रहे थे कि वो बहुत करीब हो गए हैं ताकतवर हल्कों के और अब बिलावल साहब को नेक्स्ट पीएम के तौर पे देखा जा रहा है। ये सारा कुछ धड़ाम से नीचे गिरता हुआ दिखाई आपको इसलिए दे रहा है कि अब पॉलिटिकल लोग जो है ये उनकी डिफीट है। अगर कोई ये समझता है कि एक पार्टी की शिकस्त सिर्फ एक पार्टी की, ऐसा नहीं होता। जब PMLN की डिफीट थी 2017 में, तो उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, आज तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका चल रहा है। इसी तरह अब अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट मार्जिनलाइजेशन हो रही है तो वो एक पार्टी तक महदूद नहीं रहती। जो ये नहीं समझते कि ये हमारे मुखालिफिन को अगर कट टू साइज़ किया जा रहा है तो हमारी बारी भी आ सकती है।
ये उनकी दूरअंदेशी का मसला होता है बेसिकली। तो ये जो बात की जा रही है, आप भूल जाएं इलेक्शंस को, तो ये उसके लिए भी अब इस्तेमाल होगा, ये एक फैसला नहीं आपका इदारा। इलेक्शंस के लिए पीडीएम का जो बयानिया है या पीडीएम का जो स्टेक है, वो अगर वो चाहते कि हमें मिल जाता है तो वो इन केसेस के खुलने के बाद नहीं हो सकता, फिर आपको वही करना पड़ेगा जो आपको बताया जाएगा। अब वो वोट को इज़्ज़त दो या मियां नवाज शरीफ साहब आके एब्सोल्यूट कंट्रोल ले लें, वो तो नहीं हो सकता जब केसेस की तलवार सर पे मंडला रही हो और पहले भी हिस्ट्री हो जेल में जाने की, आगे भी जा सकते हैं। इसी पर बात करते हैं मियां साहब की वापसी के हवाले से, और साथ ये भी नहीं मुश्किल होगा सबके लिए कोई, तो फिर काबीना में उनके लोग क्यों हैं। पहले आपको दिखाते हैं जी, फैसल वावड़ा साहब ने हालिया एक प्रोग्राम में क्या कहा मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, वो ज़रा देखिए। हमें लगता है आपके और वावड़ा साहब के सोर्सेज कहीं एक ही हैं। आप भी बारहा ये बात करते रहे कि जी अक्टूबर भी मुश्किल है, उससे पहले सितंबर की बात थी तब तो आपने कह दिया था नहीं आ रहे, वो नहीं आए। उससे पहले भी जब ऐलान होता था आपने कहा जी नहीं आ रहे, वो नहीं आए। अक्टूबर की दफ़ा आपने कहा जी मुश्किल लग रहा है। अब वाडा साहब भी ये कह रहे हैं, अब एक बात उनकी सही होगी फैसले वाली, जी उन्होंने कहा कि जी एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं चीफ जस्टिस जाने से पहले, वो आ गया सामने। अब फिर एक क्रेडिबिलिटी तो बन जाती है जब एक ही सांस में, एक ही प्रोग्राम में, एक ही जुमले में वो ये बात कर रहे हैं और अगले जुमले कह रहे हैं कि मियाँ साहब अक्टूबर में भी नहीं आ रहे, तो अब फिर प्लेटलेट्स गिरेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं अब भी इलाज चल रहा है मियाँ साहब का, तो वो इलाज अब फिर तवील हो जाएगा। देखें, ये तो इसमें मियाँ साहब के हवाले से एनालिसिस जो है वो सियासी एनालिसिस होता है, वो तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जिस एक्यूरेसी से, जिस परफेक्शन से वाडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रेडिक्ट किया है ना, वो मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब कल आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये है कि सियासी तज्ज़िया करना और बात होती है और अदालती फ़ैसले को परफेक्शन से प्रेडिक्ट करना और बात होती है। और हमेशा से हम ये बात करते आए हैं कि अगर आपको पहले से पता है कि फेस देख के केस का क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वाडा साहब का ये बयान ये दिखाता है। उन्होंने यदि एक होता है ना कि बिल्कुल ही कल नहीं, ये था कि ये 7 तारीख को शायद प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने बहरहाल फिर भी बता दिया। जाने से पहले तो चीफ जस्टिस ने भी कहा था मैं फैसला करके जाऊंगा, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी और आप जो हैरान हो रहे हैं, जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक वापसी का ताल्लुक है, उसमें यही है ना कि अगर वो जो उन्होंने कहा है कि वो जो उनकी सिफारिशात हैं या फिर वो फरमाइशें एग्जैक्टली। अब फरमाइशी प्रोग्राम क्या है जो हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली कि 3 जो शराइत है मियाँ साहब की, पहली वही कि 2017 का प्रोजेक्ट आप रोल बैक करें, दूसरी वो कि ये इंश्योर करवाएं कि इलेक्शन होंगे, और तीसरी वो कि जो केसेस वगैरह सारे ये वापस लिए जाएं। अब फरमाइशी प्रोग्राम वाडा साहब जिसको कह रहे हैं वो ये फरमाइशी प्रोग्राम है और वो पूरा नहीं हो रहा, ये भी हम कह रहे थे कि नहीं हो रहा। तो सिर्फ एक शर्त नहीं थी जो लोग सोच रहे हैं कि अब मैदान साफ़ हो गया चूँकि पंजाब के अंदर उनको थ्रोन मिल जाएगा, तो बाकी 2 शराइत अब भी पूरी नहीं हुई। और जब वो दुबई गए हैं वहाँ भी ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि वो जो चाह रहे थे ट्रीटमेंट वो उनको नहीं मिला, वो इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिली वहाँ पर भी। और मुलाकातें करने के लिए भी बहुत ज़्यादा गुजारिशात की गई कि हमारी रॉयल फैमिली के लोगों से मुलाकात करवा दें, बहुत ही मुश्किल से कोई एक आधी तस्वीर बाहर आ जाए, वो भी नहीं हो सका। तो वो लैक ऑफ इम्पॉर्टेंस जो वहाँ पर उन्होंने देखी और जज की, उससे आइडिया हुआ कि अब टाइम जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है, मेरा बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये कहना कि 1 तारीख दे दी इस पे आ जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, वही बात वाडा साहब कर रहे हैं। तो ये लम्हा फ़िक्री है कि यहाँ पर बीमारी वगैरह के आर्गूमेंट बहुत लेट शुरू होते हैं। असल चीज़ यही होती है कि हालात साजगार हैं या नहीं, जिसको बाहर भेजते हैं या आते हैं, दोनों ही फेयरली नहीं होता। तो ये भी फेयरली नहीं होगा ऑब्वियसली। और आगे पॉलिटिकल लोगों के लिए अगर तो इलेक्शन होता है तो उसमें स्पेस मुझे तो मज़ीद कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो केसेस का अंबार अब खुलने जा रहा है, इसमें किसी भी पार्टी में कोई तफरीक नहीं रह गई, चाहे वो पीटीआई हो या दूसरी पार्टी हो। जस्टिस काजी फाइसा साहब, अब उनका बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया आते ही। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला है, 90 दिन के इलेक्शन का मामला है, और ये भी नैब वाला भी। किसी न किसी सूरत में तो शायद इस पर कोई ना कोई तो आएगा ही, क्योंकि जिन लोगों के केसेस दोबारा खुल रहे हैं वो भी आ सकते हैं इसमें कि नहीं ये, और यही बात कि जी तो पार्लियामेंट ने की थी, और फिर काजी साहब हो सकता है बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन में। देखिए, उनका तो आपने सही कहा है कि सारा का सारा फोकस सिस्टम का उनके ऊपर होगा इस वक्त। उसकी वजह ये है कि वो एक वाहिद एवेन्यू है, वो जिसने लास्ट बॉल खेलनी है वो जस्टिस फायद ईसा ही हैं। इसके अलावा तो सब क्लियर है ना। आप देख लीजिए कि जो इलेक्शन के हवाले से निगरान गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है, अनवारुल हक काकड़ साहब ने कल बयान दिया है गालिबन, कि उन्होंने कहा है कि मुझे गैर कानूनी काम करने का मत कहो। अगर आपने मुझसे ये कहना है कि इलेक्शन की तारीख तो हम नहीं दे सकते, ना हम कुछ भी इंश्योर करवा सकते हैं, ना बयान दे सकते हैं, ना इलेक्शन करवाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी होगा। सो दे हैव मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर कि ये हमारा मैंडेट नहीं है।
इलेक्शन कमीशन सदर को कह रहा है कि आपका मैंडेट नहीं है, सदर कह रहा है आप तारीख दे दें, वो कह रहे हैं नहीं आपका नहीं है, हम कब देंगे वो बाद में सोचेंगे। फिर सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुशावरत कर लें सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन बैठ के। मैं तो ये समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। तो इस सारी सूरत मैंने आपसे कहा ना, ये तो कहा जा रहा है, छुपाया नहीं जा रहा, कहा जा रहा है इलेक्शंस भूल जाएं जी। ये सारा काम जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि अब इलेक्शंस भूल जाएं। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि आप समझते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को फिर वापस आना चाहिए, एक दफ़ा फिर कोई डिफाइंस दिखानी चाहिए, पहले वो आए थे, या जब तक ये जो फरमाइशी प्रोग्राम जिसको कहा जा रहा है वो पूरा जब तक नहीं हो जाता तब तक नहीं आना चाहिए? नहीं, उसमें वो 1% और 0% रिस्क वाला आर्ग्यूमेंट है ना। वो वापस आके अगर इससे दोबारा से मज़ामत करने की कोशिश करें, जो 200 पेशियाँ उन्होंने भुगत ली थी, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई? कुछ भी नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े सालों बाद रिवील किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ़र हो गई थी और कहा था मेरे भाई को, अपने भाई को अलहदा कर दो, छोड़ दो पार्टी से, तो उसके बाद आपको सब मिल जाएगा। मैंने उसको ठुकरा दिया। तो असल में तो ये डीलिंग अगर उनके बकौल मान लिया जाए ये हो रही थी, तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो उस स्कीम के अंदर भी कुछ नहीं था, इस स्कीम के अंदर भी कुछ नहीं है। तो वो शायद ये समझ चुके हैं कि क्या फ़ायदा यहाँ पर आकर, अगर मैं इस तरह की मज़ामत करने की कोशिश करूँ तो मेरा तो वो चांस नहीं है जो मेरे भाई का है या दूसरे लोगों का पार्टी के अंदर या दूसरी पार्टीज़ का है। नहीं, वो तो अब राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि वो जब वापस आएंगे तो वो जो शहबाज शरीफ साहब वाली बात है वो उसी को लेकर चलेंगे। वो राना साहब की बिल्कुल ओपिनियन, फिर भी उनके लिए अभी वो कबूलियत नहीं हो पा रही। काबीना में उनके लोग ज़रूर आ रहे हैं, मगर उनके लिए निस्बतन आसानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन वो जिस लेवल पर आना चाह रहे हैं शायद मियाँ साहब उस लेवल पर ही वापसी हो रही, और ये अब नैब के केसेस भी आ गए। देखें, ये पिछले जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में वैसे तो हुए ही कम है, और जो फेयर हैं वो उससे भी कम है। मतलब 1970 के अलावा शायद कोई एग्जांपल मिले ही ना आपको। 70 के इलेक्शन का भी जो रिज़ल्ट था कौम के लिए वो डिज़ास्ट्रस था कि एक फेयर इलेक्शन हुआ और उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस इमर्ज कर गया कि भुट्टो साहब माने नहीं ना, माना नहीं, भुट्टो साहब ने रिजल्ट को माना नहीं। बिल्कुल। अब टेक्निकली भुट्टो साहब 2 साल बाद जो प्रेसिडेंट बने थे पहले, तो वो उसके बाद में देखा जाए तो वो वेस्ट पाकिस्तान में उस तरह का मैंडेट उनको नहीं मिला था। बहरहाल वो हिस्टोरिकल डिबेट को छोड़ते हुए ये सारी अगर हम एक पैटर्न देखें तो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में तीसरी जो क़ुव्वत होती है उसका चांस ज़्यादा होता है इलेक्शन के अंदर, जो 2 फेवरेबल पार्टीज़ होती हैं उनको साइड पे करके। इस इलेक्शन में भी तीसरी क़ुव्वत की कोशिश है, और वो इसीलिए है कि जो नए चेहरे आप देख रहे हैं, नई पार्टीज़ बनते हुए देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि जो हम रिलाई कर रहे हैं PDM के ऊपर या तहरीक इंसाफ के ऊपर, जिन्होंने डिलीवर उनके बकौल नहीं किया, या फिर वो हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर सकते, या इनकी इंटरनल स्ट्राइफ इतनी बुरी है, तो इन दोनों से जान छुड़ाओ। वाडा साहब भी यही बात करते रहे हैं कि आप PDM वाले अगर समझते हैं, बहुत टाइम लगेगा। ये जो लोग हमें नजर आ रहे हैं अभी तक, क्या वो इतना मैंडेट ले सकेंगे? शौकत अजीज़ साहब को बाहर से आने में कितना टाइम लगा था? या फिर इस तरह की शख्सियात को इम्पोर्ट करना मुश्किल है क्या? या कौमी हुकूमत आप फिर सिस्टम को साइड पे कर देना। नहीं, कौमी हुकूमत का एक चेहरा इलेक्शंस में अगर आपने इलेक्शंस किसी भी तरह के करवाने हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे चेहरों को आप किसी तरह से इम्पोज कर सकें जी। आप शौकत अजीज़ की बात करते हैं, कहीं इलेक्शंस वहाँ नहीं है। जो इस तरह की शख्सियात आती हैं उनमें इलेक्शंस हमें नजर नहीं आते। इलेक्शंस जब आप करवाते हैं तो मुशर्रफ दौर में भी आप देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से या तो वो सिस्टम ही आप साइड पे कर दें और फिर भी एक सीट के साथ आप गवर्नमेंट रख लें और फिर गवर्नमेंट चल जाती है, या तो वो है। अगर तो ये कहा जा रहा है जी इलेक्शंस बिल्कुल भूल जाएं, तो इस सेटअप, निगरान सेटअप के जरिए तो नहीं हो सकता, या तो बिल्कुल इसको निकाल कर आइन को मुअत्तल करके तो अगर आप कर लें तो कर लें, जो कि प्रैक्टिकली इस वक्त है, आइन उस तरह से नहीं है। मगर निगरान सेटअप के साथ किस तरह होगा? आप ये खामोश बैठ रहेंगे? पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब लोग तहरीक इंसाफ तो चले, जो हो गया सो हो गया। नहीं, तो अगर वो खामोश ना बैठे तो ये जो केसेस की हम फहरिस्त देख रहे हैं, ये जब ऑपरेशनल हो जाएंगे, हर एक को खामोशी फिर तारी हो जाती है उसके बाद में, जिस तरह से बहुत से लोगों को आज भी हुई है। तो बात यह है कि ये सारा कुछ अगर कौमी हुकूमत का हम एक फेस देखें, फ्रेगमेंटेशन देखें कि इक़्तिदार पीसेस के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ में बट जाए और किसी की क्लियर मेजॉरिटी ना निकले, तो फिर किसी भी गैर अहम शख्सियत का वज़ीर आज़म बनना या मुल्क चलाना कोई बड़ी बात नहीं होता। क्योंकि अगर एक पार्टी का क्लियर मैंडेट ही नहीं इस्टेब्लिश हुआ तो फिर उसके बाद तो कोई ऐसी शख्सियत ही आती है जो इनकॉम्प्रिहेंसिव हो, जो बहुत इंपॉर्टेंस ना रखती हो, इसके अलावा पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम ना हो, ताकि डोमिनेट ना कर जाएं बेसिकली। मगर शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी को क्या ज़रूरत है? आंखों के तारे भी हैं वो 30 साल से, और 16 महीने उन्होंने बड़ी अच्छी ताबेदारी भी दिखाई है, तो वो तो बेस्ट सूटेड हैं, और वो क्लेम भी ये करते हैं। और आप देख लीजिए नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ये नज़र आ रहा है कि वो तो काबिल कबूल हैं। शहबाज शरीफ साहब अगली बारी ले रहे हैं, ख़ास तौर पर आप
अगर हम पीपल्स पार्टी की ही बात कर लें, जो उनके अभी हाल ही में इत्तेहादी रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है। बिलावल साहब शिकवा कर रहे हैं, वो कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी एक के लिए सारा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो उनके लिए मशहूर है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो गले पड़ते हैं, इक़्तिदार से बाहर जाते हैं तो पाँव पड़ते हैं। वो तो अब उन्होंने रुख उस तरफ कर दिया। उनको ये लग रहा है कि हमारी स्पेस कम करके, हमें महदूद करके और यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। लेट्स बी वेरी क्लियर, वो नाम नहीं ले रहे मगर वो नून लीग की तरफ इशारा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए जगह बन भी जाए तो वो 2/3 अक्सरियत की जगह नहीं बन सकती। उसमें 2 मसाइल हैं। पहला ये कि सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरा ये कि उतना वोट नहीं है उनके पास। इसके अलावा किसी पार्टी के लिए अगर स्पेस नहीं है बकौल पीपल्स पार्टी, तो आप खुद अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी किसी की, लेकिन इनके पास गवर्नमेंट ज़रूर आ सकती है। अब ऐसी टूथलेस गवर्नमेंट में क्या होता है आप देख लीजिए। तहरीक-ए-इंसाफ के पास तो फिर कुछ सीटें थीं 2018 के अंदर, चाहे वो चंद MNA इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। क्या लेजिस्लेशन वो करवा सके ब्लैकमेल हुए बगैर? क्या कॉल्स किए बगैर वो अपने नंबर पूरे कर सके? नहीं कर सके। अगर उससे भी कमज़ोर हुकूमत का फेस शहबाज शरीफ साहब बनते हैं तो मुझे लगता है उससे बड़ा चैलेंज उनको अपनी पार्टी के अंदर होगा। नवाज़ शरीफ साहब या दीगर जो लोग जो प्रो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो तो रेजिस्ट करेंगे इस बात को कि चलें पहले आपने ज़बरदस्ती मनवा लिया बड़े भाई को कि 1.5 साल की गवर्नमेंट चलानी है और इसीलिए एक डिफ़ॉल्ट सर पे खड़ा हुआ, लेकिन अब आप किस बुनियाद के ऊपर 5 साल के वज़ीर आज़म बन गए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर ब्रदर? ये केसेस हमने बचना नहीं है दोबारा। वही कह रहा हूं कि उसमें गवर्नमेंट में आएंगे तो मैं कुछ कर सकूंगा आपकी वापसी के लिए। यही बात उन्होंने पहले की थी। अब ये बात है कि वो पहले नाकाम हुए, 16 महीने में वो भाई को वापस नहीं ला सके। अब क्या मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बगैर नून लीग परफॉर्म कर सकी? वो तो खुद मानते हैं कि मियां साहब के बगैर हम गवर्नमेंट नहीं चला सकते। मियां साहब के बगैर, यानी शहबाज शरीफ साहब बहुत ही नालायक हैं। वो कोई फार्मूला बाहर से नवाज शरीफ साहब ने लाना था, मुझे तो लगा वो सागदार फार्मूला था, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। तो मियां नवाज शरीफ साहब जब तक वापस नहीं आते, नून लीग खुद क्लेम करती है कि असल हमारा चेहरा वो है, वो होंगे तो कैंपेन चलेगी, वो आएंगे तो सारा कुछ होगा, तो काया पलट जाएगी हमारी। तो मियां साहब को वापस आए बगैर नून लीग क्या उस तरह से परफॉर्म कर सकेगी? नहीं, परफॉर्मेंस से ज़्यादा बड़ा मसला वोट गैदरिंग और इसके अलावा इलेक्शन के अंदर स्लोगन क्या होगा, नैरेटिव क्या होगा, वो है। परफॉर्मेंस तो चलें, फिर बहुत सेकेंडरी चीज़ है ना। पहले आप कोई मेजॉरिटी तो बनाएं, पहले आप वोट तो हासिल करें। बिल्कुल, इलेक्शन की अगर हम बात करें, असल वहाँ मजबूरी हो सकती है, इसके अलावा तो कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो तरीक़ाकार हमने देखा है, जिसमें वो खुद प्राइड लेते हैं इस बात पे कि ये अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि मेरा तरीक़ाकार यही है कि मैं बात सुनता हूँ, इसके अलावा मैं अपनी डिक्टेशन किसी को नहीं देता। तो ठीक है, ये उनकी अप्रोच है पॉलिटिक्स को देखने की। ये तो मुझे खुद शहबाज शरीफ साहब के करीबी आदमी ने बताया कि उनसे जब कहा लोगों से राबता ज़रा, आवाम से, कारकुनों से, तो उन्होंने कहा भाई हमने इनके ज़रिए इक़्तिदार में आना है जी, या इनके ज़रिए हमने केसेस अपने ख़त्म करवाने हैं। तो ये वो बात की बातें, इलेक्शन देखेंगे, अवाम का नहीं। वो तो उनको किसी और घर से उम्मीद होती है, वो वहीं उन्होंने लाइन लगाई होती है और वो उसी के तहत आएंगे। अब हो सकता है कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हों कि बड़े भाई की वापसी के लिए वो वहाँ से कुछ बनवा सकें। नहीं, पीपल्स पार्टी को इससे ज़्यादा बड़ा खदशा, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है, वो ये है कि दोबारा से ये ना हो कि इलेक्शन से पहले कहा जाए कि इस पार्टी में शामिल हो जाएँ, अगर नहीं होंगे तो फिर आप भूल जाएँ इलेक्शन, इसके अलावा केसेस भी चलेंगे आपके ऊपर। अब वो पार्टी जो है ना, वो नून लीग हो सकती है इस बार। ये पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से 2018 में साउथ पंजाब में दीगर जगहों पे हमने देखा है इस्तेकाम पार्टी भी और ये पार्लियामेंटेरियन, ये अचानक पता लगे कि ये जनाब नून लीग के साथ चले गए या सीट एडजस्टमेंट कर लिया या कोई इत्तेहाद कर लिया। अगर तो शहबाज शरीफ साहब फेस रहते हैं इस पार्टी का, तब अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात होती है तो फिर हम शायद देखेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को। ये तो हमने एक बात कर ली, मुल्क का क्या होगा अगर हम केयरटेकर सेटअप चला रहे हैं, इलेक्शन डिले कर रहे हैं, तो वो हम देख रहे हैं कोई इतना हमें अभी नहीं लग रहा कि फ्यूचर में इस तरह से हम आईनी और कानूनी मामला बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। IMF का भी मसला आ जाएगा जनवरी फरवरी के बाद, वो कहेंगे जी आप इलेक्शंस करवाएं। अभी जो सफ़ीर जाकर मिल रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हों, दीगर जगहों पर बयानात वही दे रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने चाहिए। ये एक तो मसला आ जाएगा। इनको अगर हम समझते हैं जी आगे चलाना है इसी केयरटेकर सेटअप को, आईनी और कानून चले छोड़ भी दें तो बाहर का प्रेशर तो हम लेंगे, IMF का तो लेंगे, लोगों का शायद ना भी लें। दूसरी चीज़ ये कि अगर इलेक्शन करवा भी देते हैं और वही हम सेटअप उसी तरह का देखते हैं जो हमने पिछले 16 महीने में देखा, सारे आकर बैठ जाएं, क्या ये दोनों सूरतों में हम मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे, अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे, कोई देर पा हम देख सकेंगे, रिफॉर्म्स देख सकेंगे, मिसाल के तौर पर PIA का मामला है, वो देख लीजिए, वो स्टेटमेंट ही आती है कि जी हम हमारी लाशों से गुजर के कोई करेगा तो करेगा, इसको बंद करना या प्राइवेटाइज करना, इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो जिसके पास मैंडेट ही नहीं होगा एक गवर्नमेंट के पास, तो वो कैसे फिर मसाइल हल करेंगे? ये तो लास्ट प्रायोरिटी है जिसको आप ये सोच रहे हैं कि इसके बारे में कौन सोच रहा है। ऑब्वियसली वो तो प्रायोरिटी नहीं है। अगर होती तो क्या पिछले 5-6 साल में जो होता रहा है,
जिसमें रिपीटेडली हमने वज़ीर ख़जाना बदले हैं, जिसमें रिपीटेडली हमने अपनी फ़ाइनेंशियल पॉलिसी बदली है, जिसमें रिपीटेडली हमने IMF के प्रोग्राम्स को डेलिबरेटली लेट किया है, जिसमें हमने नॉन कमिटमेंट की बातें की हैं सूबों की तरफ से, जिसमें इतनी बड़ी फ्लडिंग होने के बावजूद हमने उन घरों की दोबारा तामीर को छोड़ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया है। तो फिर इसके बाद क्या कोई ये कह सकता है कि प्रायोरिटी ये है कि अब मुल्क का क्या बनेगा या फिर इकॉनमी का क्या बनेगा? शॉर्ट टर्मिज़म मसला है कि सिर्फ 2-3 महीने की सोचनी है, उसमें अगर पैसे आगे तो ठीक है, आगे की भूल जाओ, जिस तरह भी आएंगे देख लेंगे उसको। अब ये सारी सूरत हाल देखते हुए तो लगता यही है कि जिन सफ़ीरों की सफ़रा की आपने बात की है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन भी हैं, इसके अलावा ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी, अमेरिकन भी हैं और फ्रेंच भी हैं, ये 4 बिलखसूस जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं इस्लामाबाद में इस वक्त। अब ये अपना इन्फ्लुएंस लगा कर देख लें इलेक्शन पे, और इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकातें कर लें, जिससे करनी कर लें। IMF में चलें आप कहें 70% या चलो 60% मिनिमम अमेरिका का है, तो बाकी अगर जिन ममालिक आपने नाम लिया उनका भी मिला दें तो 80% या 90% इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के लिहाज से तो इन्हीं ममालिक का आ जाएगा। बिल्कुल, कनाडा का भी चले आप मिला लें तो वहाँ से भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के फीलर्स आ रहे हैं। तो क्या हम उनको डिफाई कर सकेंगे? और IMF का ये लास्ट चांस वाज़े तौर पर दिया गया है, ये कोई उनके साथ हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है कि बस वक्ती तौर पर चलें जी, आपको डिफॉल्ट से बचाने के लिए 9 महीने के बाद जी। और दोस्त ममालिक जो आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की शराइत लगाई हो कि जी IMF पूरे प्रोग्राम में जाएं, और वो भी अब आगे तभी कोई हम सोच सकते हैं कि कुछ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या हमारी मदद मजीद करेंगे, जो कि मदद तो अब नहीं लगता, अब इन्वेस्टमेंट की अगर हुई तो होगी, कोई फ्री ग्रांट वगैरह नहीं होगी, तो वो तभी होगी जब IMF का किसी का बाकायदा प्रोग्राम में जाएंगे। बिल्कुल, उसमें हमें मसला नजर आ रहा है कि फिर शायद हम ये भी सपोर्ट खो देंगे, और पैगाम ये दिया जा रहा है कि अगर आप इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम आपकी सपोर्ट जारी रख सकें। वो तो अनडॉक्यूमेंटेड एक रूल है इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑपरेशंस में कि अब अगर IMF कर्जा नहीं दे रहा तो हमने भी नहीं देना। उसकी वजह यह है कि IMF की जो सारी लिस्ट होती है कि क्या वो एनालिसिस कर रहे हैं कि ये मुल्क वापस कर सकता है पैसे, फिर वो देख कर देते हैं, तो उसके बाद ही कंट्रीज़ आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो उससे मशरूत हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स पाकिस्तान के, जिसमें सऊदी अरेबिया है, दीगर ममालिक हैं, UAE है या फिर चाइना, ये दोनों फंक्शनल डेमोक्रेसीज़ नहीं हैं, तो इसीलिए उनकी तरफ से इलेक्शन का वो प्रेशर नहीं होगा जितना वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की तरफ से होगा, बिकॉज दे आर डेमोक्रेटिक। तो अगर हमें इन ममालिक से पैसे मिलते हैं या एड मिलती है तो उसके बाद इलेक्शन पे इतना इसरार करना इतना जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल क्लास है इनके लिए। लेकिन अगर स्टेबिलिटी गारंटी चाहिए ना, बिल्कुल, अगर वहाँ से बगैर स्टेबिलिटी का मसला आ जाएगा, अगर तो IMF जो है वो इलेक्शंस के बगैर मसला आ जाएगा, आगे सेनेट का इलेक्शन फरवरी में, नहीं उसमें इंटरेस्ट है ना, अगर तो वो इतने इंटरेस्टेड है। अमेरिका का आप देख लीजिए कितना अरसा हो गया कॉल नहीं आई प्रेसिडेंट की हमें, या फिर उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारे नाम तक नहीं है इस स्टेज तो एक हम प्रॉब्लम है ना, सिर्फ प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, उन्होंने तो अब हमें पहले नहीं अफसोसनाक है कि उसके साथ क्लब कर दिया है कि बस ये कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इनको जरा दूर रख लें, बस मैनेज रखो इनको। पहले कोलिशन पार्टनर थे ना अफगानिस्तान में जब उनकी प्रेजेंस थी, अब वो नहीं रही, इसीलिए अब और ईजी है पाकिस्तान से डील करना। लेकिन जो हालात बन रहे हैं या जो फैसले हो रहे हैं जा रहा है, उससे लग नहीं रहा कि हमारे मुल्क में कोई अभी इमीडिएट हम कोई इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।